Welcome to my class. This is CA Rakhi Narwal. Today's class is related to Indian Accounting Standard 1 Part 3, that is related to carve out and carve in. In our previous class we had discussed about the roadmap of Ind AS, to which company Ind AS is applicable, some characteristics of Ind AS, that is characteristics of the presentation of financial statement, format of Ind AS, how to prepare Ind AS balance sheet, PL, notes to account, what are the components of financial statement. Then we had discussed the definition of operating cycle, how it is computed. This we had discussed in our previous two classes. Now in this class we will carve out and carve in. What is carve out and carve in? Carve out is the difference between adaptation of accounting standard as per IFRS and as per Ind AS. मीन्स कहने का मतलब ये है, कार्व आउट ये है कि हम लोग किस तरह से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को अडॉप्ट कर रहे हैं, क्या डिफरेंस है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का एज पर IFRS एंड एज पर Ind AS. मतलब कुछ ऐसा जो कि IFRS में है Ind AS में नहीं है, या Ind AS में है IFRS में नहीं है. इस डिफरेंस को हम लोग ने तीन तरीके से कैटेगराइज किया है. बोर्ड ICAI बोर्ड ने तीन तरीके से कैटेगराइज किया है. पहला कैटेगरी है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड तो एग्जिस्ट IFRS में है पर Ind AS में उसको नहीं किया गया इशू. Where accounting standard exists as per IFRS but not issued under Ind AS. Ind AS में उसको इशू नहीं किया गया. पहला कैटेगरी का डिफरेंस ये है. दूसरा कैटेगरी का डिफरेंस है गैप डिफरेंस इन अकाउंटिंग, कि अकाउंटिंग में गैप डिफरेंस है. कैटेगरी है प्रेजेंटेशन डिफरेंस, कि कैसे आप डिस्क्लोज करोगे, क्या डिफरेंस है एज पर IFRS एज पर Ind AS में प्रेजेंट कैसे किया जाता है, कि IFRS में कुछ और तरीके से प्रेजेंट किया जाता है और Ind AS में कुछ और तरीके से प्रेजेंट किया जाता है. कैटेगरी को 2 बोलता है कि अगर आपका अकाउंटिंग पॉलिसीज IFRS में कुछ और है, Ind AS में कुछ और है. तो इस तरीके से जो डिफरेंस है तीन कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया है. कैटेगरी 1 बोलता है कि where standard not issued under Ind AS but issued under IFRS. IFRS के अंदर तो वो स्टैंडर्ड है पर वो स्टैंडर्ड Ind AS में नहीं है. जैसे कि इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ने एक Ind AS को IAS 26 इशू किया, जो कि रिलेटेड टू अकाउंटिंग ऑन रिटायरमेंट बेनिफिट प्लान है, पर वो ग्लोबली वो वाला IAS चलता है. लेकिन इंडिया में MCA ने और ICAI ने ऐसा कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशू नहीं किया, बिकॉज बोले इंडिया में ICAI ने ये डिसाइड किया कि रिटायरमेंट बेनिफिट प्लान पे इंडियन कंपनीज को ऐसा कोई Ind AS का दरकार नहीं है. रिटायरमेंट बेनिफिट प्लान क्या होता है, जो कि एम्प्लॉई जब ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के जाता है तो उनको कुछ बेनिफिट दिया जाता है, जैसे कि ग्रेचुटी है, LIC का है, कोई भी अदर बेनिफिट प्लान, जो कि जब एम्प्लॉई रिटायर करता है फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन, उनको जो बेनिफिट दिया जाता है, उनको जो अमाउंट पे किया जाता है टू द एम्प्लॉय ऑन रिटायरमेंट, वही रिटायरमेंट बेनिफिट प्लान. उससे रिलेटेड जो है IFRS में IAS 26 तो इशू किया गया है ग्लोबली, बट इंडिया में MCA ने ऐसा कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड या Ind AS इशू नहीं किया, ऐसा कोई गाइडेंस इशू नहीं किया है. तो एक तो ये डिफरेंस हो गया. दूसरा डिफरेंस ये है कि IAS 39 रिलेटेड टू फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट. IAS 39 किससे रिलेटेड टू फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट. क्या हुआ ना, जब ग्लोबली एक IAS इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ने एक इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 39 इशू किया, जो कि रिलेटेड टू फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है. पर इंडिया में क्या हुआ, MCA ने जब Ind AS एप्लीकेबल हुआ था इंडिया में विथ इफेक्ट्स फ्रॉम 1 अप्रैल 2015, उसी टाइम MCA ने और इन कोलैबोरेशन विथ ICAI
उन लोग ने डायरेक्टली इशू कर दिया गया इंडेस 109 जो कि फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट से ही रिलेटेड है। उन्होंने आईएएस को अडॉप्ट नहीं किया, आईएएस को कन्वर्ज फॉर्म में यूज नहीं किया। उन लोग ने एक नया स्टैंडर्ड डायरेक्टली इशू कर दिया इंडेस 109, जो कि फिर क्या हुआ, आफ्टर 2-3 इयर्स इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ने भी एक नया आईएफआरएस, जो कि आईएफआरएस 9 इशू कर दिया गया और आईएएस 39 को हटा दिया गया। आईएएस 39 को हटा के उन लोग ने आईएफआरएस 9 विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2018 उन लोग ने इशू किया और फिर अप्लाई किया फ्रॉम दैट। ये एक डिफरेंस था जो कि अभी ये डिफरेंस एग्जिस्ट नहीं करता है। तो सबसे पहले इंडेस 109 इशू हुआ, उसके बाद ग्लोबली आईएफआरएस 9 इशू। इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ने पहले इंडिया को फॉलो किया कि उन लोग ने कैसे इंडेस 109 को अप्लाई किया, कैसे उसका कैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट ने चैलेंजेस लिए related to financial instrument in their application for two. Then they had issued IFRS 9. So this carve out does not exist as of now. अभी ये carve out का कोई application नहीं है because ये exist ही नहीं करता, क्योंकि इंडेस 109 और IFRS 9 दोनों ही applicable है। दोनों ही इंडेस 109 इंडिया में और IFRS which is the duplicate form of इंडेस 109 जो ग्लोबली एक्सेप्टेड है। तो दिस कार्व आउट इज डज नॉट एग्जिस्ट एज ऑफ नाउ, अभी के लिए ये एग्जिस्ट नहीं करता, पर ये कार्व आउट था एट प्रेजेंट। प्रीवियसली जब इंडेस आया था तब ये कार्व आउट था, अभी नहीं एग्जिस्ट करता। थर्डली एक कार्व आउट है जो कि रिलेटेड टू इफ्रिक 2 आईएफआरएस इंटरप्रिटेशन कमिटी। इफ्रिक 2 इज रिलेटेड टू कोऑपरेटिव सोसाइटी। इफ्रिक 2 क्या होता है? फुल फॉर्म ऑफ इफ्रिक 2 इज आईएफआरएस इंटरप्रिटेशन कमिटी, जिसको हम लोग क्लियरली क्लैरिफाई करेंगे इन दिस वे। इफ्रिक 2 किससे रिलेटेड है? ये जो स्टैंडर्ड है, ये जो गाइडेंस है वो रिलेटेड टू कोऑपरेटिव सोसाइटी है, जो कि इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड में इसका एप्लीकेबिलिटी है, पर इंडिया में कोऑपरेटिव सोसाइटी पे कोई इंडेस का कोऑपरेटिव सोसाइटी इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम द एप्लीकेशन ऑफ इंडेस। In India, INDES is not applicable on cooperative society. So MCA ने और ICI ने ये डिसाइड किया, जब कोऑपरेटिव सोसाइटी पे इंडेस एप्लीकेबल नहीं है तो there is no point to issue corresponding guidance on standard on that particular topic IFRIC 2. So उन्होंने इसलिए इंडिया पे इन इंडिया इफ्रिक 2 इशू नहीं किया, उस पर कोई गाइडेंस इशू नहीं किया, उस पर कोई स्टैंडर्ड इशू नहीं किया, बिकॉज कोऑपरेटिव सोसाइटी इटसेल्फ इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम द एप्लीकेशन ऑफ इंडेस। सो देयर इज नो पॉइंट टू इशू गाइडेंस नोट और स्टैंडर्ड related to IFRIC 2 in India. So these three are the based on which the international accounting standard is there, but there is no Indian accounting standard on that topic. Now in category 2 we had discussed there is some standard issued, but there is some difference in their application. Means difference in standard as per IFRS and as per INDES due to means standard has issued in India. Both the standard in both IFRS and INDES, the standard is there, but there is a difference in their application. So firstly there is use of carrying cost of PPE, which says in accounting INDES में 101 में बोला जाता है और IFRS 1 ये बोलता है कि INDES allows the use of carrying cost of PPE on the date of transition. इंडेस अलाउ करता है कैरिंग कॉस्ट ऑफ पीपीई को, यूज करो आप कैरिंग कॉस्ट ऑफ पीपीई ऑन द डेट ऑफ ट्रांजिशन। इंडेस ऑप्शन भी देता है कि आप फेयर वैल्यू पे भी कर सकते हो कैरिंग कॉस्ट ऑफ पीपीई को, या तो कॉस्ट पे करो या पीपीई पे करो, आप जब ट्रांजिशन डेट पे कर रहे हो तो।
लेकिन IFRS 1 बोलता है कि ऐसा कोई ऑप्शन नहीं दिया गया। उसने बोला कि अगर आप पीपीई को वैल्यू कर रहे हो, यूज कर रहे हो, तो उसको आप फेयर वैल्यू पे ही करोगे, आपको कैरिंग कॉस्ट यूज नहीं कर सकते आप। सो इन IFRS only fair value is used as carrying cost of PPE, but in Ind AS there is an option to use carrying cost or fair value both as a cost of PPE on the date of transaction. Second difference is previous gap as basis of accounting, that is IFRS 1 versus Ind AS 101. IFRS 1 defines previous gap as the basis of accounting used immediately before adoption. Means before adopting IFRS, what basis is used? What previous gap is used? Previous gap is as basis of accounting. Means defines previous gap as basis of accounting used, जो बेसिस ऑफ अकाउंटिंग यूज हुआ है इमीडिएटली बिफोर अडॉप्टिंग IFRS। IFRS अडॉप्ट करने के पहले जो बेसिस ऑफ अकाउंटिंग यूज हुआ है उसी को हम लोग प्रीवियस गैप मानेंगे एज पर IFRS। पर इंड AS 101 डिफाइन करता है प्रीवियस गैप एज बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, नहीं बोलता है, वो बोलता है कि प्रीवियस गैप एज यूज्ड फॉर रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट। जो रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट इन इंडिया था हम उसी को मानेंगे। ये बोलता है हम बेसिस ऑफ अकाउंटिंग को मानेंगे, ये बोलता है हम रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट को मानेंगे जो कि इंडिया में यूज्ड फॉर रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट इन इंडिया। जो भी गैप यूज हुआ था फॉर रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट इन इंडिया इमीडिएटली बिफोर अडॉप्टिंग इंड AS। इंड AS को अडॉप्ट करने के पहले जो भी रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट, जो भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड यूज हुआ था हम उसी को मानेंगे एज अ प्रीवियस गैप। सो यहाँ पे IFRS में बोला जाता है कि जो बेसिस ऑफ अकाउंटिंग यूज होता था बिफोर अडेप्टेशन ऑफ IFRS हम उसको मानेंगे। इंड AS में बोला जाता है जो रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट इंडिया में यूज हुआ था बिफोर अडॉप्टिंग इंड AS हम उसी को मानेंगे। ठीक है। लॉन्ग टर्म मॉनिटरी आइटम ट्रांसलेशन रिजर्व, दैट इज FCTR, फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन रिजर्व, दैट इज रिलेटेड टू IFRS 1 वर्सेज इंड AS 101। लॉन्ग टर्म मॉनिटरी आइटम ट्रांसलेशन रिजर्व क्या है पहले हम लोग ये जानेंगे। लॉन्ग टर्म ये जो है ये फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन रिजर्व है, इसका फुल फॉर्म है फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन रिजर्व। ये कॉन्सेप्ट, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, सपोज एक होल्डिंग कंपनी है जो कि इंडिया बेस्ड कंपनी है, जिसका की बैलेंस शीट जो SFS बनता है वो इंडियन करेंसीज में बनता है, और उसका एक सब्सिडरी है जो कि UK US में है, और उसका जो बैलेंस शीट बनता है वो डॉलर्स या पाउंड्स में जो भी बनता है उसमें। अब जब उनको जब कंसोलिडेशन करेंगे जब बैलेंस शीट को, तो जो फॉरेन कंपनी है, जो सब्सिडरी है फॉरेन कंपनी, इंडियन कंपनी की जो सब्सिडरी है जो फॉरेन में सिचुएटेड है, वो जो अपनी बैलेंस शीट है वो फॉरेन करेंसी में बनाई है, उसको इंडियन करेंसी में अपने बैलेंस शीट को ट्रांसलेट करना पड़ेगा। तो वो कैसे करेंगी, उसका कुछ रूल्स है कि आप कन्वर्ट कैसे करोगे। जो बैलेंस शीट आइटम है ना उसको वो कन्वर्ट करेगा ऑन द क्लोजिंग रेट, जो भी 31 मार्च या जो भी क्लोजिंग रेट है उस पे कन्वर्ट करेगा। PL को कन्वर्ट करेगा एवरेज रेट पे, और जो डिफरेंस आएगा उसको हम लोग फॉरेक्स ट्रांसलेशन रिजर्व बोलते हैं, फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन रिजर्व। जो डिफरेंस इन बैलेंस शीट में आता है उस ट्रांसलेशन के कारण वो एक रिजर्व में चला जाता है, उसको बोलते हैं फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन रिजर्व। तो जो इसमें एक और प्रोसेस था कि कैपिटलाइजेशन है ना, जो फॉरेक्स के कारण गेन एंड लॉस आता है पर्टिकुलर एसेट में, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से कैपिटलाइजेशन मेथड होता है कुछ, जो कि कैपिटलाइजेशन मेथड में क्या होता है, जो फॉरेन करेंसी गेन एंड लॉस आता है उसको पर्टिकुलर रेस्पेक्टिव एसेट में कैपिटलाइज कर दिया जाता है। पर ऐसा कोई भी कैपिटलाइजेशन मेथड अंडर IFRS में नहीं है। There is no guidance of capitalization does exist under IFRS. गाइडेंस कुछ भी नहीं है कि कैपिटलाइजेशन किया जाता है अंडर IFRS, बट इंडियन करेंसीज में ऐसा मेथड है, इंड AS में ऐसा मेथड है, ऐसा गाइडेंस है कि आप जो कि
इंडेस 21 बोलता है, इंडेस 21 बोलता है और पैरा 46 ऑफ एएस 11 भी बोलता है कि फॉरेन करेंसी गेन एंड लॉस आएगा ना तो उसको आप कैपिटलाइज कर दीजिए रेस्पेक्टिव एसेट्स में। सो वही बोला गया है, कैपिटलाइजेशन ऑफ फॉरेन गेन एंड लॉस अंडर आईएफआरएस आर नॉट अलाउड, but under Ind AS where the company has adopted para 46 of AS 11 under previous gap, the company can continue under Ind AS as until the comparative period। 46 of AS 11 क्या बोलता है, जो कि ओल्ड गैप है, company can capitalize the forex gain and loss arised on depreciable capital asset for the loan taken on foreign currency or charge that loan to the P&L. This guidance of capitalization does not exist under IFRS. So company has taken foreign currency loan to import। कंपनी के कोई लोन लेके अगर कोई एसेट खरीद रहा है और वो लोन फॉरेन करेंसी में है तो उसका जो भी है वो रेस्पेक्टिव एसेट में कैपिटलाइज हो जाता है। कंपनी कैन कैपिटलाइज एक्सचेंज गेन एंड लॉस अंडर द Ind AS if they adopted para 46 of AS 11 under Indian GAAP। सो अगर कोई लोन लिया है कंपनी ने ऑन फॉरेन करेंसी बाहर से और उससे उन लोगों ने कुछ एसेट परचेज किया है तो उसका जो एक्सचेंज डिफरेंस है वो रेस्पेक्टिव एसेट में प्लस माइनस हो जाता है अगर एक्सचेंज डेबिट क्रेडिट हो जाता है। लेकिन ऐसा कोई प्रोसेस कैपिटलाइजेशन मेथड एप्लीकेबल नहीं है अंडर IFRS। नो सच ऑप्शन एग्जिस्ट अंडर IFRS बट एक्सचेंज डिफरेंस अराइजिंग ऑन ट्रांसलेशन ऑफ लॉन्ग टर्म foreign currency monetary item to be continued for already recognized difference on the date of transition। क्योंकि पैरा 46 ऑफ प्रीवियस गैप में हम लोग ने ऐसे ही यूज किया है तो अभी भी हम लोग इंडेस में भी ऐसे ही रूल्स को फॉलो करेंगे। अब ब्रीच ऑफ मटेरियल कोवेनेंट इन लॉन्ग टर्म लोन IFRS 1 वर्सेस Ind AS 1। ब्रीच ऑफ मटेरियल कोवेनेंट क्या होता है, मीन्स कंप्लायंसेस ऑफ कोवेनेंट मतलब कंप्लायंसेस ऑफ लोन एग्रीमेंट, और अगर उसको आपने ब्रीच किया है तोड़ा है तो उसका आप लोग किस तरह से IFRS में और किस तरह से Ind AS में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में आप कैसे आप फॉलो करोगे। तो बोलता है इफ अ कंपनी हैज टेकन अ लोन एंड द कंपनी हैज ब्रीच लोन कोवेनेंट एस्पेक्ट, तब इन Ind AS कंपनी हैज नॉट कंप्लाइड विद दैट अंडर IFRS। अगर कंपनी ने कोई लोन लिया और उसका लोन कोवेनेंट या उसका कंप्लायंसेस नहीं किया तो Ind AS में उसका कैसे एप्लीकेशन होगा और IFRS में कैसे एप्लीकेशन होगा। सपोज क्या आपने क्या ब्रीच किया कंप्लायंसेस का, सपोज आपने डेट इक्विटी रेशियो बैंकर्स को जमा नहीं किया, लेंडर को जमा नहीं किया, आपने इन्वेंट्री स्टेटमेंट नहीं जमा किया, आपने स्टॉक स्टेटमेंट नहीं जमा किया जो कि क्वार्टरली जमा करना पड़ता है या हाफ ईयरली जमा आपने जमा नहीं किया तो ब्रीच किया, आपने बैंक का कंप्लायंसेस को ब्रीच किया। तब क्या होता है, Ind AS बोलता है अगर आपने कोई लॉन्ग टर्म लोन लिया है has taken and there is a breach of loan covenant and such loan, और वो जो लोन है repayable on demand है, then such loan will be classified as short term loan। तब हम उसको मान लेंगे कि वो शॉर्ट टर्म है unless and until कि वो लोन आप अगर लेंडर और बैंक हैज एग्रीड not to demand loan or money till the approval of the financial state। Means long term loan arrangement need not be classified as current, उसको हम लोग current नहीं मानेंगे on account of breach of material provisions। अगर कुछ breach हुआ है तो उसको हम लोग current नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे, for which the lender, अगर lender agreed है not to demand loan till the approval of the financial statement। अगर बैंकर अप्रूव कर देता है कि ठीक है हम नहीं मांगेंगे आपसे लोन, फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब तक अप्रूव नहीं होता तो हम लोग उसको
क्लासिफाई नहीं करेंगे एज ए करेंट, उसको हम लोग नॉन करेंट ही मानेंगे। लेकिन आईएफआरएस में क्या बोला जाता है कि उसको आप लॉन्ग टर्म लोन शैल बी ट्रीटेड एज नॉन करेंट इन केस ऑफ ब्रीच ऑफ मटेरियल कोवेनेंट ऑफ सच लोन। अगर आप कुछ ब्रीच कर रहे हो तो उसको हम लोग, तो आईएफआरएस में बोला जाता है कि अगर आपने कोई लॉन्ग टर्म लोन किया है और उसका ब्रीच किया है कंप्लायंसेस को, तो वो लॉन्ग टर्म को हम लोग शॉर्ट टर्म मान लेंगे। और निखिल इंडेस में ऐसा बोला जाता है कि अगर आपने कोई ब्रीच किया है और बैंक ने अप्रूव कर दिया कि ठीक है हम नहीं मांगेंगे, आपसे डिमांड नहीं करेंगे लोन टिल द अप्रूवल ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो उसको आप लॉन्ग टर्म ही दिखा सकते हो, उसको आप करेंट नहीं दिखाओगे। ये डिफरेंस है। अकाउंटिंग फॉर बार्गेन परचेज। बार्गेन परचेज मतलब क्या होता है कि आपने कोई बिजनेस कॉम्बिनेशन, बिजनेस कंबाइन किया है ऑन द बेसिस मर्जर या अमलगमेशन हुआ है और उससे आपको गेन लॉस हुआ है, बिजनेस कंबाइन हुआ है, IFRS 3 बोलता है इसके बारे में और इंडेस 103 बोलता है। अगर कोई अमलगमेशन के कारण, बिजनेस कॉम्बिनेशन के कारण कोई परचेज गेन होता है, बार्गेन परचेज गेन, उसको आप ना प्रॉफिट एंड लॉस में रिकॉग्नाइज करो एज इनकम अंडर IFRS। जो आपने सपोज नेट एसेट आपने लिया 120 करोड़ का और परचेज कंसिडरेशन आपने 100 करोड़ दिया, तो जो गेन लॉस अराइज हुआ है ना बिजनेस कॉम्बिनेशन के कारण, उसको आप PL में रिकॉग्नाइज करो एज इनकम। IFRS बोलता है ऐसे, लेकिन इंडेस बोलता है आप उसको PL में रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते। अगर कोई आपका परचेज गेन हुआ है अराइजिंग ऑन बिजनेस कॉम्बिनेशन के कारण, तो उसको आप OCI में एंड एक्यूमुलेटेड इन इक्विटी, OCI में दिखाओ एज ए कैपिटल रिजर्व, उसको आप OCI में एंड एक्यूमुलेट करके इक्विटी एज कैपिटल रिजर्व आप OCI में दिखा सकते हो। लेकिन इसने बोला कि आप IFRS बोलता है हम प्रॉफिट एंड लॉस में दिखाएगा और इंडेस बोलता है कि हम OCI में दिखाएगा एज कैपिटल रिजर्व। गाइडेंस ऑन कॉमन कंट्रोल ट्रांजेक्शन। कॉमन कंट्रोल ट्रांजेक्शन मतलब क्या होता है? कॉमन कंट्रोल ट्रांजेक्शन दैट इज IFRS 3 वर्सेस इंडेस 103। कॉमन कंट्रोल ट्रांजेक्शन मतलब क्या है? एक होल्डिंग कंपनी है, उसका एक सब्सिडरी है, उसका फर्दर सब्सिडरी है। अगर कोई ट्रांजेक्शन हुआ है होल्डिंग एंड सब्सिडरी के बीच में या सब्सिडरी और उसके फर्दर सब्सिडरी के बीच में, तो वो जो ट्रांजेक्शन होता है ना उसको कॉमन कंट्रोल ट्रांजेक्शन बोलते हैं। और वो ट्रांजेक्शन अगर फॉरेन करेंसीज में हुआ है तो वो उस ट्रांजेक्शन का क्या बोला जाता है कि अगर कॉमन कंट्रोल ट्रांजेक्शन हुआ है बिटवीन होल्डिंग एंड सब्सिडी एंड फर्दर सब्सिडरी, तो उसके लिए इंडेस में अपेंडिक्स 6 ऑफ इंडेस 103 गिव अ गाइडेंस, बट ऐसा कोई गाइडेंस IFRS में नहीं है। IFRS 3 एक्सक्लूड फ्रॉम इट्स स्कोप बिजनेस कॉम्बिनेशन अंडर कॉमन कंट्रोल। ऐसा कोई भी गाइडेंस नहीं अंडर IFRS, बस इंडेस में ऐसा गाइडेंस अंडर अपेंडिक्स C ऑफ इंडेस 103 में ऐसा गाइडेंस अवेलेबल है अंडर कॉमन कंट्रोल ट्रांजेक्शन के लिए, बट कॉमन कंट्रोल ट्रांजेक्शन के लिए IFRS में कोई भी गाइडेंस नहीं। नाउ फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड, जो कि IAS 32 वर्सेस इंडेस 32 बोलता है। क्या बोलता है कि as per IAS 32 the equity conversion option embedded in a convertible bond denominated in foreign currency to acquire fixed number of entities own equity instrument is considered a derivative liability instrument। मतलब IFRS में बोला जाता है if there is an equity means if there is an option which is given in a contract and it is denominated in foreign currency, then it takes the color of derivatives under IFRS। कहने का मतलब अगर कोई इक्विटी इंस्ट्रूमेंट है
जो कि फॉरेन करेंसी में डिनोमिनेटेड है, तो वो डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट माना जाएगा एज पर IFRS। वो अगर बॉन्ड भी है, कन्वर्टेबल बॉन्ड भी है जो कि फॉरेन करेंसीज में डिनोमिनेटेड है, तो उसको हम लोग डेरिवेटिव मान लेंगे। लेकिन इन इंडियस an exception has been included to the definition of financial liability whereby the conversion option in foreign currency convertible bond to acquire fixed number of entities own equity instrument is classified as equity instrument if the exercise price is fixed in the currency। मतलब इसको हम लोग डेरिवेटिव मानते हैं और यहाँ पे इंडेक्स में इक्विटी इंस्ट्रूमेंट माना जाता है फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स को। इक्विटी इंस्ट्रूमेंट माना जाता है, इसको डेरिवेटिव माना जाता है। यहाँ पे IFRS में डेरिवेटिव मानते हैं, डेरिवेटिव कंसिडर्ड एज डेरिवेटिव लाइबिलिटी इंस्ट्रूमेंट एंड अंडर इंडेस फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड इज कंसिडर्ड एज इक्विटी इंस्ट्रूमेंट। सो दिस इज द डिफरेंस। प्रेजेंटेशन कैटेगरी 3 में प्रेजेंटेशन डिफरेंस बोलता है कि सपोज IFRS में हम लोग कैसे प्रेजेंट करते हैं और इंडेस में हम लोग क्या क्या कैसे प्रेजेंट करते हैं, क्या डिफरेंस है एज पर IFRS में, एज पर इंडेस में। प्रेजेंटेशन डिफरेंस के बारे में बोला गया। सो IFRS में हम लोग सिंगल स्टेटमेंट अप्रोच में भी जाते हैं और डबल स्टेटमेंट अप्रोच में। सिंगल स्टेट OCI को एक सेम स्टेटमेंट में आप बना सकते हो एज 2 सेक्शंस, और डुअल स्टेटमेंट भी आप जा सकते हो, PL को अलग बनाओ और OCI को अंडर 2 डिफरेंट स्टेटमेंट। IFRS दोनों ही अलाउ करता है, 2 ऑप्शन देता है कि आप PL और OCI को एक सिंगल स्टेटमेंट में भी बना सकते हो और PL और OCI को सेपरेटली भी बना सकते हो। पर इंडेस में ऐसा कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। इंडेस बोलता है कि अलाउ ओनली सिंगल स्टेटमेंट अप्रोच बोथ PL एंड OCI इन सेम स्टेटमेंट। एक ही PL भी बनेगा और OCI भी एक सिंगल स्टेटमेंट में बनेगा। बट IFRS ऑप्शन देता है कि आप सिंगल स्टेटमेंट में भी बना सकते हो और डुअल स्टेटमेंट में भी बना सकते हो। फंक्शन एंड नेचर वाइज क्लासिफिकेशन। IFRS बोलता है कि आप अपने एक्सपेंसेस या इनकम को ना फंक्शन वाइज भी PL में दिखा सकते हो, क्लासिफाई कर सकते हो, या तो फंक्शन वाइज या नेचर वाइज। सॉरी, नेचर वाइज क्या होता है, जैसे कि एक्सपेंस वाइज डिप्रिशिएशन को अलग, मिसलेनियस एक्सपेंस को अलग, फाइनेंस कॉस्ट को अलग, ट्रैवलिंग एक्सपेंस को अलग, कन्वेंस को अलग। नेचर वाइज दैट वाज द क्लासिफिकेशन। एंड फंक्शनल वाइज जैसे कि मार्केटिंग का अलग हो गया, आपका मार्केटिंग डिपार्टमेंट एक्सपेंस, एडमिनिस्ट्रेटिव अलग, ऑपरेटिंग अलग। तो अलग अलग तरीके से फंक्शन वाइज भी आप यहाँ पे अपने एक्सपेंसेस को रिकॉग्नाइज कर सकते हो अंडर IFRS। बोथ ऑप्शन इज अवेलेबल, फंक्शन वाइज और नेचर वाइज। बट इन इंडियस ऐसा फंक्शन वाइज application is not allowed, only nature wise classification of expenses is allowed under Ind AS। Ind AS बोलता है सिर्फ नेचर वाइज ही आप क्लासिफाई कर सकते हो, फंक्शन वाइज आपको अलाउ नहीं है इन इंडिया। एम्प्लॉय बेनिफिट डिस्काउंट रेट टू बी यूज्ड। Discount rate will be based on high quality corporate bond, and where no deep market of high quality corporate bond exists, then government bond can be used। बोल रहा है यहाँ पे एम्प्लॉय बेनिफिट डिस्काउंट रेट के लिए कौन सा रेट हम लोग यूज करेंगे। IFRS बोलता है हाई क्वालिटी कॉर्पोरेट बॉन्ड का यूज कीजिए आप, और गवर्नमेंट बॉन्ड तभी यूज कीजिए जब आपके पास हाई क्वालिटी कॉर्पोरेट बॉन्ड एग्जिस्ट ना करे। लेकिन इंडिया में इंडेस बोलता है कि आप डिस्काउंट रेट जो यूज कर रहे हो ना, एज पर मार्केट यील्ड ऑन गवर्नमेंट बॉन्ड पे जो मार्केट रेट लगा हुआ है वही आप डिस्काउंट रेट यूज कर सकते हो। आप कॉर्पोरेट हाई क्वालिटी कॉर्पोरेट रेट नहीं यूज कर सकते। इंस्टेड ऑफ हाई क्वालिटी कॉर्पोरेट बॉन्ड का रेट यूज करने के जगह आप मार्केट गवर्नमेंट बॉन्ड का रेट यूज कीजिए। लेकिन IFRS बोलता है आप हाई क्वालिटी कॉर्पोरेट बॉन्ड का रेट यूज कीजिए, अगर आपको नहीं मिलता है तभी आप गवर्नमेंट बॉन्ड का रेट को यूज कीजिए, नहीं तो। और इंडिया में आपको गवर्नमेंट बॉन्ड ही अलाउड है, उसी का रेट यूज कर सकते हो, आप हाई क्वालिटी कॉर्पोरेट बॉन्ड का रेट यूज नहीं कर सकते फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट डिस्काउंट रेट के लिए।
नाउ कम्स क्लासिफिकेशन ऑफ इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव्ड एंड पेड। जब हम लोग कैश फ्लो बनाते हैं ना, तो हम लोग क्लासिफाई करते हैं कि इंटरेस्ट कहाँ पे डालना है, वेदर ऑपरेटिंग और इन्वेस्टिंग, और डिविडेंड को कहाँ डालना है। आईएफआरएस बोलता है अगर कोई भी आप इंटरेस्ट रिसीव कर रहे हो या पे कर रहे हो, या डिविडेंड रिसीव कर रहे हो या पे कर रहे हो, सबको आप ऑपरेटिंग एक्टिविटी में डाल दीजिए। IAS 7 provides option to classify interest and dividend paid and received as operating, सबको ऑपरेटिंग एक्टिविटी में डाल दीजिए। लेकिन इंडेस बोलता है इंटरेस्ट और डिविडेंड जो आप पे कर रहे हो उसको आप फाइनेंसिंग एक्टिविटी में डालिए, और इंटरेस्ट और डिविडेंड जो आप रिसीव कर रहे हो उसको आप इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में, क्योंकि आपने जो इन्वेस्ट किया है उस पर आप इंटरेस्ट रिसीव कर रहे हो और डिविडेंड रिसीव कर रहे हो, तो वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी हो गया। और आप जो पे कर रहे हो वो आपने कुछ लोन लेके बोरो करके किया है, तो उस पे आपने इंटरेस्ट पे किया है या डिविडेंड पे किया है शेयर होल्डर्स को, तो वो आपका फाइनेंसिंग एक्टिविटी हो गया। नाउ रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन डिस्क्लोजर। Ind AS 24 does not require related party disclosure if disclosure conflict with confidentiality requirement of statutes and regulations. अगर रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर में कंफ्लिक्ट होता है विद द स्टैट्यूट रिक्वायरमेंट, तब Ind AS 24 एग्जिस्ट नहीं करता। नो सच क्लॉज अंडर IAS 24, ऐसा कोई क्लॉज नहीं है IAS 24 में। इक्विटी मेथड इज अ सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट। IAS 27 allow entity to use equity method to account for investment in subsidiary, joint venture and associate in their SFS। मतलब बोलता है IAS 27 allow entity to use equity method to account for investment in subsidiary in their SFS, या तो कॉस्ट में या फेयर वैल्यू में एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ द स्टैंडर्ड। तो इक्विटी मेथड यहाँ पे भी बोलता है, यहाँ पे बोलता है, दोनों में ही बोलता है। ये बोलता है कि जो इन्वेस्टमेंट है उसको या तो कॉस्ट में कीजिए या फेयर वैल्यू में, और यहाँ पे बोलता है सिर्फ आप फेयर वैल्यू में ही कर सकते हो। इंड एस कॉस्ट और फेयर वैल्यू दोनों में अलाउ करता है, और यहाँ पे IFRS सिर्फ फेयर वैल्यू में अलाउ करता है। नाउ EPS, that is earning per share, standalone financial statement versus consolidated financial statement, कि अगर entity is preparing both CFS standalone financial statement and CFS दोनों ही बना रहा है, अगर इंडेस में बोलता है अगर कंपनी है और वो दोनों ही CFS एंड FSS स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रही है, तो ये अपना जो EPS है ना दोनों में ही देगी, CFS में भी देगी और FS स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट में भी देगी। लेकिन IFRS दोनों में देने का दरकार नहीं है आपको EPS, आप CFS में ही दे दीजिए। प्रिपेयरिंग अगर दोनों बना रहा है, आप CFS भी बना रहा है, FS स्टैंडअलोन भी बना रहा है, तो इट मे गिव्स EPS रिलेटेड इंफॉर्मेशन इन CFS। आप कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ही दे दीजिए, आपको स्टैंड अलोन में देने का दरकार नहीं। IFRS ये बोलता है कि आप अर्निंग पर शेयर का डिटेल जो डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट है उसको आप सिर्फ कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दीजिए, पर इंडियस बोलता है आपको दोनों में ही देना पड़ेगा, आपको कॉन्सो में भी देना पड़ेगा और स्टैंड अलोन में भी देना। प्रिपरेशन ऑफ सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट। IFRS बोलता है कि आपको सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं बनाने का दरकार है अगर आप CFS बना रहे हो तो, पर इंडिया में बोला जाता है आपको दोनों ही बनाना पड़ेगा, आपको CFS भी बनाना पड़ेगा और आपको स्टैंड अलोन भी बनाना पड़ेगा। सिंस द कंपनी एक्ट mandates preparation of separate financial statement, such requirement has been removed in India's 27. IAS 27 require to disclose the reason। IAS 27 अगर आप देखो IFRS में पहले तो बात है दोनों सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट का दरकार नहीं, पर इन केस आपने बनाया है तो आपको रीजन देना पड़ेगा कि आपने क्यों बनाया है। फॉर प्रिपेयरिंग सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट इफ नॉट रिक्वायर्ड, लॉ ने तो आपको बोला नहीं आपने किस लिए बनाया, आप डिस्क्लोजर दीजिए। यहाँ पे तो लॉ ने मैंडेट किया है ना, इसीलिए कोई डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट रीजन नहीं देना पड़ता फॉर द प्रिपेयरिंग सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर 52 वीक्स पीरियड।
इंडेस 52 वीक्स पीरियड का कोई ऑप्शन नहीं देता है। इंडेस डज नॉट परमिट 52 वीक्स पीरियड। इंडेस का जो बैलेंस शीट बनता है वो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक बनता है, लेकिन आईएफआरएस परमिट करता है कि आप अपना जो प्रिपरेशन करो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, वो आप 52 वीक्स का पीरियड वाला कर सकते हो। मतलब उन लोग 52 वीक्स का ऑप्शन देता है। परमिट द पीरियोडिसिटी फॉर एग्जाम्पल ऑफ 52 वीक्स फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, तो आपको वही फॉलो करना पड़ेगा, वही उसी पीरियड को फॉलो करना पड़ेगा। तो वो आईएफआरएस अलाउ करता है, पर इंडेस ऐसा कुछ अलाउ नहीं करता। इंडेस का जो बैलेंस शीट वो 12 मंथ्स का ही बनता है, फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 मार्च, और आईएफआरएस का 52 वीक्स के हिसाब से बनता है। अब टर्मिनोलॉजी यूज, जो हम लोग टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं इन इंडेस में, हम लोग क्या बोलते हैं बैलेंस शीट को, जो टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं अंडर इंडेस, बैलेंस शीट को बोलते हैं बैलेंस शीट, स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड ओसीआई। अप्रूव द फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर इशू। और यहाँ पे हम लोग जो टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं अंडर आईएफआरएस, आईएफआरएस में क्या टर्मिनोलॉजी यूज होता है, स्टेटमेंट बैलेंस शीट को स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बोला जाता है, पीएल को बोला जाता है स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, और जो फाइनेंशियल ऑथराइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर इशू, ऑथराइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर इशू, और यहाँ अप्रूव द फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर इशू। दे ऑथराइज एंड दे अप्रूव। अप्रूवल किससे लेता है, शेयर होल्डर से। देन कम्स द डिफरेंस बिटवीन इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। ये डिफरेंस है कुछ कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो हम लोग पहले फॉलो करते थे, पहले जो हम लोग इंडेस के पहले जो अकाउंटिंग फॉलो करते थे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, और इंडेस में क्या डिफरेंस है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 में। जो इंडेस 1 है और इंडिया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 है, उसमें दोनों में क्या डिफरेंस है उसके बारे में यहाँ पे बोला गया। इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एंड इंडेस 1। इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एज पर प्रीवियस गैप एंड इंडेस 1 एज पर इंडेस। What are the difference exist that is explained here? Explicit statement of compliances. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है ना, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ऐसा कुछ भी नहीं बोला कि हम लोग को एक्सप्लिसिट स्टेटमेंट देना है। as no such guidance given in accounting standard, but इंडियस में ऐसा गाइडेंस है कि आपको अगर एक्सप्लिसिट स्टेटमेंट देना पड़ेगा, अगर ऑडिटर एन एंटरप्राइज शैल मेक एन एक्सप्लिसिट स्टेटमेंट इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंप्लायंसेस with all Indian accounting standards. Further, India's one allowed deviation from a requirement of accounting standard in case the management conclude that the compliances with India's will be misleading, and if the regulatory framework requires or does not prohibit such departure. मतलब एक्सप्लिसिट स्टेटमेंट इंडियस के हिसाब से देना पड़ता है, पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ऐसा कुछ नहीं बोला। अगर कोई डेविएशन होता है मैनेजमेंट में या मिसलीड कर रहा है कुछ कंप्लायंसेस को एज पर इंडेस, तो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क उसको रोकता भी नहीं, प्रोहिबिट भी नहीं करता। करंट एंड नॉन करंट क्लासिफिकेशन, ऐसा कोई गाइडेंस नहीं है अंडर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 के हिसाब से, प्रीवियस गैप के हिसाब से, कि आपको करंट नॉन करंट क्लासिफिकेशन देना पड़ेगा। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 कुछ भी नहीं बोला जाता। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 इसके बारे में नो सच गाइडेंस given in accounting standard 1. पर India's 1 require presentation and provide criteria for classification of current, non-current, current asset, current liability. पर India's 1 बोलता है कि आप क्लासिफाई करो और प्रेजेंट करो अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद प्रॉपर क्लासिफिकेशन करंट नॉन करंट बेस पे। पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 ऐसा कुछ भी गाइडेंस नहीं देता। एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, ऐसा कोई भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम के लिए कोई भी गाइडेंस अवेलेबल नहीं है अंडर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 के हिसाब से, कोई भी गाइडेंस अवेलेबल नहीं। पर इंडेस 1 में
प्रोहिबिट करता है प्रेजेंटेशन ऑफ एनी आइटम एज एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम इन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस और इन द नोट्स। बोलता है प्रोहिबिट कर दिया है प्रेजेंटेशन ऑफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम को प्रोहिबिट कर दिया है पीएल में दिखाने के लिए और नोट्स में दिखाने के लिए। और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 में ऐसा कोई गाइडेंस अवेलेबल नहीं है, पर इंडियस में ऐसा गाइडेंस है कि आप प्लीज प्रोहिबिट द प्रेजेंटेशन ऑफ आइटम एज एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम इन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड इन नोट्स। Disclosures of judgment and assumption made. Index 1 required disclosure of judgment made by management while framing of accounting policy. Also, it required disclosure of key assumption about the future and other source of measurements of uncertainty that have significant risk of causing a material adjustment to the carrying amount of assets liabilities within the next financial. Assumption, disclosures of judgments and assumption made. इंडेक्स 1 बोलता है कि आप प्लीज डिस्क्लोज कीजिए अगर कोई assumption है जो कि अनसर्टेन है, अदर सोर्सेज ऑफ जो कि मटेरियल भी है और अनसर्टेन भी है, की assumption के ऊपर आपने लिया है अबाउट द फ्यूचर एंड अदर सोर्स ऑफ मेजरमेंट्स ऑफ अनसर्टेनिटी that have significant risk of causing material adjustment. ऐसा कुछ रिस्क है जो कि अनसर्टेन है, जो कि मटेरियल इफेक्ट डालेगा टू द एसेट एंड लाइबिलिटी कैरिंग अमाउंट, तो विद इन द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, विद इन नेक्स्ट 12 मंथ्स, तो प्लीज उसको डिस्क्लोज कीजिए। लेकिन ऐसा कोई भी गाइडेंस अवेलेबल नहीं है अंडर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 इन प्रीवियस गैप। जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल में ऐसा कोई भी गाइडेंस अवेलेबल नहीं है, पर इंडियस में ये गाइडेंस अवेलेबल है। क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सपेंसेस, यहाँ पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में नेचर वाइज क्लासिफिकेशन इज डन हियर, बट द कंसेप्ट इज नॉट प्रोवाइडेड अंडर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में ना नेचर वाइज क्लासिफिकेशन किया जाता है जो कि कंपनीज एक्ट बोलता है, पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इसके बारे में साइलेंट है, इसके बारे में कुछ नहीं कॉन्सेप्ट दिया गया है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में, पर इसके बारे में कंपनीज एक्ट में नेचर वाइज क्लासिफिकेशन किस तरह से किया जाएगा कंपनी एक्ट बोलता है, पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कुछ भी नहीं बोलता। पर इंडियस में बोला गया है कि आप नेचर वाइज क्लासिफिकेशन कीजिए। इंडियस रिक्वायर क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सपेंसेस टू बी प्रेजेंट बेस्ड ऑन नेचर वाइज क्लासिफिकेशन, मतलब इंडियस प्रॉपरली मेंशन किया है कि आप अपना जो क्लासिफिकेशन है वो नेचर वाइज कीजिए, पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ऐसा कुछ भी प्रॉपरली कोई लाइन नहीं बोला गया है कि आपको नेचर वाइज क्लासिफिकेशन। हम लोग करते हैं बिकॉज हम लोग का कंपनीज एक्ट बोलता है, इसीलिए हम लोग क्लासिफाई करते हैं। कंपैरेटिव बैलेंस शीट, comparative balance sheet means Indians require presentation of balance sheet at the beginning of the earliest period when an entity applies an accounting policy retrospectively or make a retrospective restatement of items in the financial statement or when it reclassify item in its financial statement. मतलब फर्स्ट टाइम जब अडॉप्ट कर रहे हैं ना इंडियस, तो आपको 3 बैलेंस शीट प्रेजेंट करना पड़ता है, रेट्रोस्पेक्टिव बैलेंस शीट प्रेजेंट करना पड़ता है आपको और उसको रीस्टेट करना पड़ता है, पर ऐसा कुछ भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में बोला नहीं गया। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नॉट रिक्वायर्ड अंडर इंडियन गैप, मतलब प्रीवियसली अडॉप्टेड जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स में ऐसा कुछ भी नहीं बोला गया। देन कम्स डिस्क्लोजर ऑफ reclassified item. In respect of reclassification of item, Index 1 requires disclosure of nature, amount, reason for reclassification in the notes of financial. अगर आप कोई आइटम को रिक्लासिफाई कर रहे हो ना, तो इंडेक्स बोलता है कि आप उसका अमाउंट को, उसका नेचर को, क्यों आप रिक्लासिफाई, उसका रीजन नोट्स में दिखाइए फाइनेंशियल स्टेटमेंट के। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के नोट्स में आप नेचर, अमाउंट और किस लिए आप कर रहे हो, रीजन फॉर रिक्लासिफिकेशन डिस्क्लोज कीजिए। दिस कंसेप्ट नॉट प्रोवाइडेड अंडर इंडियन गैप बट प्रोवाइडेड अंडर कंपनीज एक्ट।
ये कॉन्सेप्ट इंडियन गैप में नहीं दिया गया है, बट कंपनीज एक्ट में दिया गया है। मतलब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 जो है वो इसके बारे में साइलेंट है, बट कंपनीज एक्ट बोलता है कि अगर रिक्लासिफिकेशन आपने किया है तो उसका नेचर, अमाउंट और रीजन आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दीजिए। पर इंडिया पर्टिकुलरली मेंशन करता है रिक्लासिफिकेशन के बारे में। स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी, ये कॉन्सेप्ट इंडियन गैप में है ही नहीं। मतलब प्रीवियस गैप में जो प्रीवियस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड था क्या अभी भी है, वो ये कॉन्सेप्ट स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी नहीं अवेलेबल है, नहीं है। दिस कॉन्सेप्ट नॉट प्रोवाइडेड अंडर इंडियन गैप. Ind AS 1 require the financial statement to include statement of change in equity to be shown as a separate statement, which inter-alia include reconciliation between opening and closing balances of each component of equity. मतलब स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी इंड एस में बनाएंगे, पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 के हिसाब से नहीं बनाएंगे। इंड एस 1 के हिसाब से चाहिए, पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 के हिसाब से नहीं चाहिए। Statement of OCI, other comprehensive income. This concept does not exist under Indian GAAP, but India बोलता है require that entity shall present a single statement of profit and loss and OCI presented in 2 sections. एक सिंगल स्टेटमेंट बनाएगा, उसको 2 सेक्शन में भाग करेगा। The section shall be presented together with profit and loss section presented first. Profit and loss presented first, followed directly by OCI. Then comes inclusion of comparative information. These concepts not provided under Indian GAAP but provided under Companies Act. Inclusion of comparative information. Comparative information जो है ये कॉन्सेप्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 प्रीवियस गैप के हिसाब से नहीं बोला गया कि आप कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन दीजिए, बट कंपनी एक्ट बोलता है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड साइलेंट है, बट कंपनी एक्ट बोलता है। इंडियाज बोलता है एज पर इंडियाज एंटिटी शैल इंक्लूड करना पड़ेगा कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन फॉर अंडरस्टैंडिंग द करंट पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। करंट पीरियड का फाइनेंशियल स्टेटमेंट को समझने के लिए प्रीवियस ईयर का भी आपको देना पड़ेगा कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन। पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इसके बारे में साइलेंट है, बट कंपनीज एक्ट बोलता है इसके बारे में। क्लासिफिकेशन ऑफ लॉन्ग टर्म लोन अरेंजमेंट्स, दिस कंसेप्ट नॉट प्रोवाइड अंडर इंडियन गैप। क्लासिफिकेशन ऑफ लॉन्ग टर्म लोन अरेंजमेंट, ये वाला जो क्लासिफिकेशन है लॉन्ग टर्म लोन अरेंजमेंट का, इसके बारे में इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एज पर प्रीवियस गैप जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल वो साइलेंट है, वो कॉन्सेप्ट नहीं दिया गया उसमें। पर इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इंडियस के हिसाब से क्लैरिफाई दैट लॉन्ग टर्म लोन अरेंजमेंट नीड बी क्लासिफाइड एज करंट ऑन अकाउंट ऑफ बर्च ऑफ मटेरियल provisions for which the lender has agreed to waive before the approval of the financial statement for issue. मतलब क्या है, लॉन्ग टर्म अरेंजमेंट्स क्या है कि आपने अगर कोई भी ब्रीच किया है मटेरियल कोवेनेंट ऑफ लोन्स का, तो अगर आपने किया है तो उसका आपको क्लासिफाई करना पड़ेगा उसको एज करेंट। अगर लॉन्ग टर्म है अरेंजमेंट तो उसको आप क्लासिफाई करोगे कि उसको आप नॉन करेंट में क्लासिफाई नहीं करोगे, उसको आप नॉन करेंट में ही करोगे अगर आपको लेंडर अप्रूव कर देता है, वेव कर देता है बिफोर अप्रूवल ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर इशू। मगर अगर आपको लेंडर अप्रूव कर देता है कि आप ठीक है, एग्रीड नॉट टू डिमांड, लेंडर अगर डिमांड नहीं करता है टिल द अप्रूवल ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए तब आप उसको लॉन्ग टर्म दिखा सकते हो, आपको करंट में दिखाने का दरकार नहीं। और ये कॉन्सेप्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 में बोला ही नहीं गया है। सो ये था डिफरेंस बिटवीन इंडियस एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 का डिफरेंस था एज पर इंडियस एंड एज पर जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल AS 1 के हिसाब से। तो ये दोनों डिफरेंस था। और हम लोग ने कार्व आउट भी पढ़ लिया। कार्व आउट 3 कैटेगरी में क्या क्या कार्व आउट्स है। So today's topic is over.
अगर आपको मेरा तरीका अच्छा लगा हो समझाने का तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, so please press the bell icon so you will get the notification as and when I will upload my next video. Thank you for watching my video.